ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने कुछ स्टेप्स आप लोगों को बताए थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो उसमें हमने रिकॉर्डिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था जर्नल का। उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन पास आउट की थी एग्जाम्पल के तौर पे। ये उसका मैंने कुछ फॉर्मेट भी आपको दिखाया था कि जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शंस कैसे पास की जाती हैं। अभी मैं कुछ ट्रांजेक्शंस ओपन करूंगा आपकी बुक में से और उन ट्रांजेक्शंस को वन बाय वन मैं रीड करूंगा और उनमें से कुछ ट्रांजेक्शंस होंगी जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड होंगी, कुछ ट्रांजेक्शंस होंगी जो कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड होंगी, जो कि आप लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चंस के अंदर भी कंफ्यूज कर रही थी कि इसमें हमने कितनी अमाउंट लिखनी है, कैसे लिखना है इसको और क्यों लिखना है। तो उसके मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा आप लोगों को, ताकि आपके जो जर्नल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसी वो प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होती हैं उसके बाद फिर मैं आपको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस साथ ही बताऊंगा। उसके बाद ही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना मैक्सिमम आज की क्लास में कर सके वो करेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं आपके सामने बुक ओपन कर रहा हूँ। इसमें अंदर आपको सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री, इसमें सिंपल एंट्रीज भी गिवन होंगी और कंपाउंड एंट्रीज भी होंगे। अच्छा, कंपाउंड एंट्री होती क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल एंट्री तो सिंपल ये होता है जो हमने बहुत दफा डिस्कस भी किया कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स डील होते हैं, यानी जिसका एक को हम डेबिट कर देते हैं और एक को हम क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी एंट्री के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट्स यूज हो रहे हो, 2, 3, 4, 5 यूज हो रहे हो, उस एंट्री को बेटा हम अगर पास करेंगे तो उसको हम कंपाउंड एंट्री भी पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने एक ट्रांजेक्शन बोलता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग। जहां पे बेटा आपको प्रॉब्लम है साथ ही मुझे रोक दीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 40, 50, 60,000 रिस्पेक्टिवली। 40, 50, 60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी मैंने अब देखें, एक ट्रांजेक्शन है उसके अंदर तीन चीजें परचेज कर ली, परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग। परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 40, 50, 60, यानी 40,000 पहले की, 50,000 सेकंड की, 60,000 थर्ड की। अब अगर आप इस एंट्री को पास करें तो इसकी तीन एंट्रियां बनती हैं अगर हम इसको अलग अलग पास करें। परचेज फर्नीचर यानी फर्नीचर टू कैश अलग से पास करेंगे, परचेज बिल्डिंग बिल्डिंग टू कैश अलग से पास करेंगे, परचेज लैंड लैंड टू कैश अलग से पास करेंगे। 40, 50, 60 उनकी अमाउंट डाल देंगे, यानी आपने तीन एंट्रियां पास कर दी। आप ऐसे भी करें तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन बेटा अगर अकाउंट्स की नेचर एक तरह की ही है और उसके अंदर आपके साथ जो एंट्रीज की जो लॉजिक है वो भी एक तरह की आपको नजर आ रही है, तो आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, फर्नीचर लैंड और जो थर्ड हमने क्या रखा था, मशीनरी फर्नीचर लैंड, जो भी मैंने तीन अकाउंट यूज किए थे उनको तीनों को एक ही जगह पे डेबिट करूंगा और नीचे सिंपल कैश क्रेडिट कर दूंगा। उन तीनों की अमाउंट में अलग अलग ऊपर लिखूंगा 40, 50, 60 डेबिट तीनों की, और कैश के अंदर उन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके लिख दूंगा। दिस एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। यानी आप जर्नल के अंदर सिंपल एंट्री के साथ साथ कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। रूल्स वही हैं, रूल्स कोई चेंज नहीं हो रहा। जो चीज एसेट्स और एक्सपेंस का रूल मैंने पढ़ाया था, जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और सेल्स और रेवेन्यू का मैंने पढ़ाया था, अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। तो कंपाउंड एंट्री के बेटा समझ आए? अब जिस तरह अब इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़े तो ये देखिए नीचे लिखी हुई है, मैं डेफिनेशन आपको पढ़ता हूं। द एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट इज डेबिट और मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिट इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। जिस तरह अभी तीन अकाउंट डेबिट हो रहे थे, फर्नीचर का, बिल्डिंग का, लैंड का या मशीनरी, जो भी मैंने वर्ड यूज किया था, तो अगर एक ही तरह के दो तीन अकाउंट इकट्ठे आपके डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो आप उसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप उसकी अलग अलग एंट्रियां पास करें। So we have to pass the simple entry and compound entry. तो इसका रूल बेटा वही रहेंगे, रूल्स में कुछ जी सर, जब हम ये एंट्रीज तीनों एंट्रीज पास करेंगे तो हम सिर्फ इनको, अगर हमारे पास ये डेबिट में है तो हम इन्हें सिर्फ डेबिट में ही तीनों एक साथ ही लिखेंगे जी, और ये क्रेडिट में तीनों के एक साथ। बिल्कुल, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखा ना फर्नीचर, आप फर्नीचर के नीचे साथ ही लिखोगे लैंड, इसके साथ ही नीचे लिखोगे बिल्डिंग, और तीनों की अमाउंट 50,000, 60,000, 70,000 डेबिट साइड पे लिख दी, और साथ नीचे लिखोगे कैश, तो 50, 60, 70 तीनों को प्लस करके जो टोटल बनेगा वो आप क्रेडिट साइड पे लिख दें।
बैलेंस दोनों का इक्वल होगा, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। फर्क सिर्फ ये होगा कि आपने को 3 एंट्रियां अलग अलग पास करनी थी, बिल्डिंग टू कैश, लैंड टू कैश, मशीनरी टू कैश, वो अलग अलग पास करने की बजाय आपने एक ही एंट्री के अंदर वो तीनों पास कर दी। 3 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन उन तीनों को प्लस करके जो बैलेंस बनेगा वो आपने कैश में लिख देना। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ आगे अभी आगे हम एग्जांपल में कुछ ट्रांजैक्शंस करते भी हैं। सिंपल तो आपको पास करनी आती है, वो तो कोई ऐसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं। लाइक अब ये देखें आपके सामने, अब जरा ये एंट्री ऊपर देखिएगा, मैं आपके सामने ये एंट्री पढ़ने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल अब देखो उसने लिखा पेड ₹500 ऑफ सैलरीज एंड ₹300 ऑफ रेंट। अब आपने सैलरीज भी पे की और रेंट भी पे किया। चलें आप सिर्फ मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन बोलता हूं, पेड सैलरीज ₹500। जी आसिया बेटा क्या एंट्री पास करेंगे? पेड सैलरीज ₹500 क्या एंट्री बनती है? पेड सैलरीज ₹500 क्या एंट्री बनेगी जर्नल की? सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। जी सैलरीज अकाउंट टू बेटा कैश अकाउंट, यही बनेगी ना। सैलरीज आपकी डेबिट हो रही है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। अच्छा अगर मैं साथ ही बोलूं पेड रेंट ₹500 तो भी सेम ट्रांजैक्शन है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या बोला, पेड ₹500 ऑफ सैलरीज एंड ₹300 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर दिस एंट्री बिल। ओके अब उसने एक ही जगह पे बोला, यानी ट्रांजैक्शन ये है पेड सैलरीज एंड रेंट ऑफ ₹500 एंड 300। आप इसकी अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। आप कंपाउंड एंट्री देखें, सैलरीज भी डेबिट हो रहा है, नीचे ट्रांजैक्शन को जरा गौर से देखिएगा, सैलरीज भी आपकी डेबिट हो रही है और साथ ही रेंट भी आपका डेबिट हो रहा है। तो दोनों को लिखा 500 जमा 300 और नीचे अकाउंट कौन सा क्रेडिट हो रहा है? आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बेटा उसकी जगह पर उसने क्या लिख दिया? 800। तो 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। तो डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन में एक ही तरह के अकाउंट शो हो रहे हो तो आप उसको अलग अलग पास करने की बजाय आप उसको कंपाउंड एंट्री के तौर पे भी पास कर सकते हैं। जी एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं ज्वाइन सब चुप हो गए हो, सर जी गए हैं, हम लोग तो नहीं गए कहीं पे। गा सुनावा? हाँ सुनाओ सुनाओ। नहीं ਅਸੀਂ तेरा गाना नहीं सुनना चाह रहे ज़हीर प्लीज। नहीं सच्ची। अच्छा जी प्लीज मैंने थोड़ा दस्यो क्या डेबिट की चीज है क्रेडिट की चीज है? रहन दे अब्दुल्ला, एक गल्ला तेरी समझ चोण तो बाहर आ। हाँ बाद सोचांगे बाद। ये रूहां दियां गल्लां रूहां दियां। पढ़ाई दी गल्लां ना करो। फरजीन इंग्लिश सुना दो, फरजीन इंग्लिश सुना दो। ना ना ये काम तू ही कर सकदा, हम जते तो वादे कोई नहीं इंग्लिश सुना सकदा। बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो। नहीं नहीं अमजद अमजद तेरे तो वादे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं बोल सकदा, मैं तो तेरे पास को भी नहीं है। ओके आटे च नमक के बराबर भी नहीं मेरी इंग्लिश तेरी इंग्लिश। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश। बिल्कुल। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। हाँ सही कह रही तू। हाँ बाद में यूट्यूब पे डालेंगे, चुप कर जाओ। एग्री विद यू। इंग्लिश ना करें, आपके साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, फिर बाद में ये ना हो कि कोई ऑनलाइन आपकी इंग्लिश सुन ले, बाद में आपको शर्मिंदगी फील करना पड़े। क्या ख्याल है? यस सर। हाँ ये ना जरा आप जब मैं कहीं जाता हूँ मैं कहता हूँ 1 मिनट वेट करें, तो मैं किसी काम से क्या होता हूँ
उस वक्त बीच में जब आप बोल रहे होते तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, फिर ना बाद में कहें कि ये क्या हम बोल रहे थे बीच में, तो जरा सोच समझ के बोला करें, ठीक है? सर ये क्लास वाला माहौल क्रिएट करते हैं। हाँ तो करना मैं भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बस जरा मेरा फैसलाबादीपन मैंने जरा अपने कंट्रोल किया हुआ कि क्लास ऑनलाइन हो रही है, मुझे मजबूर ना करें कि मैं वो फिर दुखती हो जाऊँ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा तो कर दिया करें। हाँ मैं किया करूंगा, बड़े टेंशन को लेते हैं, टेंशन में लें दरअसल में वो जो लाइव वाला सीन है ना, लाइव वाला सीन वो बेटा जरा थोड़ा सा जरा ज्यादा सही होता है ना, ये जरा फिर पता नहीं चलता बंदा किसको, तेरे अब नाम आ रहे हैं आप लोगों के, तो मुझे पता ही नहीं कि किसका नाम है, कौन है ये, सबको पता चल, आप लोगों को तो पता, मुझे नहीं ना आइडिया आप लोगों के साथ इतना ज्यादा। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं बेटा दोबारा कंपाउंड एंट्री से। माइक बेटा म्यूट कर दें अपने अपने। अच्छा कंपाउंड एंट्री में आपको मैंने थोड़ा सा बेटा आइडिया दे दिया कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट्स एक तरह की हैं तो आप उसको चाहे वो डेबिट साइड पे आ रहे हो चाहे वो क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं तो आप उसको इकट्ठा लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके चलें अब आते हैं बेटा थोड़ी सी एक दो ट्रांजैक्शंस और की तरफ, उसके बाद फिर मैं आपको लेजर की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा अब कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी को। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपकी कैपिटल पे जाता है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी को हम लेंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर जाएगा। याद रखिएगा बेटा कोई भी चीज, कोई भी पैसा जो ऑनर है अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाएगा बिजनेस में से पर्सनल इस्तेमाल के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ड्राइंग का, तो ड्राइंग भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। याद रखिएगा एक तो पेड का वर्ड होता है जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और एक वर्ड होगा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, ड्रॉ करने का मतलब होता है बिजनेस में से पैसा निकलवा लेना। अगर बिजनेस में पैसा ऐड होता है तो हम कहते हैं इक्विटी बढ़ गई। जिस तरह हम कहते हैं इंट्रोड्यूस कैश ₹50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम कहते हैं ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह जब बेटा ऑनर बिजनेस में से पैसा निकलवाता है तो ऑनर इक्विटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और जब पैसा बिजनेस में से निकलेगा तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा, पैसा बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के लिए वो एसेट होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जब भी ड्राइंग से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगी, ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉ करना, वो बेटा आपके पर्सनल अकाउंट के ऊपर इफेक्ट करेगी, आपकी ऑनर इक्विटी को इफेक्ट करेगी। तो आपका रूल वही है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओके अच्छा अब उसके अंदर उसने सबसे पहले ये देखें, आप अगर इस ट्रांजैक्शन को देखें तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर उसने बोला स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ₹10,000। सपोज मैं ये बोलता हूँ, अब ये देखें मिस्टर राशिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो बेटा कैश क्या है? हमारे लिए एसेट है, बिजनेस में एसेट आ रहा है, और जब एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। देखिए उसने नीचे कैश को डेबिट किया हुआ है। सेकंड, क्योंकि मिस्टर राशिद इज द ओनर ऑफ द बिजनेस तो वो कैपिटल अकाउंट है उसका, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी, कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास होगी कैश टू कैपिटल। तो बिजनेस में जब पैसा जाएगा तो इंक्रीज होगा, बिजनेस में से पैसा जब निकलेगा तो पैसा डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये अब उसने इंक्रीज वाली बता दी। आगे ट्रांजैक्शन में देखिएगा वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। ओके बेटा अब जो मैं भी बात कर रहा था ड्राइंग अकाउंट की, ड्राइंग का मतलब होता है कि जब पर्सनल यूज के लिए, देखें एक बिजनेस पे कर रहा है एक्सपेंसेस, वो इट्स ओके। जिस तरह मैंने बोला सैलरी एक्सपेंस पे कर दिया बिजनेस ने, रेंट एक्सपेंस पे कर दिया बिजनेस ने, या बिजनेस ने कुछ और चीजों के तौर पे कर दिया, तो वो हम लिखते हैं रेंट एक्सपेंस टू कैश, फ्ला एक्सपेंस टू कैश, फ्ला एक्सपेंस टू कैश। तो जो ड्राइंग होगी बेटा ये भी आपका एक्सपेंस ही होगा, इसको हम एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे, तो पैसा बिजनेस से जो जाएगा वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ड्राइंग को आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप एक्सपेंसेस को डील करते हैं। अगर ड्राइंग इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट करेंगे, और अगर पैसा बिजनेस में आ रहा होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, जो कि पीछे मैंने बता दिया कैपिटल की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला कि जो पर्सन है उसने पर्सनल वो यूज करेगा, पर्सनल यूज, ये लाजमी ध्यान में रखिएगा, फॉर इज पर्सनल यूज, ये जो पहली लाइन के आगे एंड पे लिखा हुआ है, इफ अ प्रोप्राइटर ड्रॉ एनी मनी और गुड फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। अब वो कहता है जी कि उसने 1000 रुपया जो है वो कैश विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा कैश हमारा जा रहा है, जब एसेट जाएगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग क्या है? वो हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल था कि जब वो इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी, तो ये एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। जी एनी कंफ्यूजन बेटा इन दो ट्रांजैक्शंस में कि जब कैपिटल आएगा या जब कैपिटल जाएगा?
सर ऊपर वाली एंट्री में आपने कहा है कि कैपिटल जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? तो बेटा रूल यही है, पढ़े जरा कैपिटल का क्या रूल था, मैंने क्या पढ़ाया है। अगर आप रूल याद रखें तो ऑनर इक्विटी या कैपिटल एक ही बात है। लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और सेल्स का एक रूल क्या था कि जब वो बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। तो रूल ध्यान में रखिए ना, कैपिटल यहां बढ़ रहा है तो बढ़ने का रूल ये कि उसको क्रेडिट करना है, तो आप मैंने क्रेडिट कर दिया। समझ आई? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये देखिए, ये पहले आप रूल्स ये देखिए जरा, रूल्स ध्यान में रखिए मैंने क्या लिखवाया था। ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी और रेवेन्यू या सेल्स जब इंक्रीज होगा तो क्या करना है, ये देखिए, ये रूल जरा पढ़े क्या लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें जब बढ़ रही होंगी तो इसको हमने क्रेडिट करना है, इसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ऑनर इक्विटी, ये ऑनर इक्विटी का मतलब बेटा यहाँ पे मैं कैपिटल ही कह रहा हूँ। ऑनर इक्विटी को हमने पढ़ा हुआ है कि ऑनर इक्विटी का दूसरा नाम कैपिटल ही होता है। तो जब भी आपने जर्नल की एंट्रियां पास करनी है बेटा, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि यू हैव टू नो द रूल्स। अगर आपको एक अकाउंट समझ आ गया तो मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको एक अकाउंट समझ आ गया तो उसके अंदर जो दूसरा अकाउंट होगा उसका रिवर्स हो रहा होगा। समझ आई बेटा? यस सर। अच्छा, अब ड्राइंग क्यों डेबिट हो रही है? अच्छा, अब ड्राइंग यहाँ पे देखिए, मैंने कहीं ड्राइंग का अकाउंट नहीं लिखा हुआ पूरे। आप इसकी एग्जांपल दे दे सर। किसकी? चले मैं एक एग्जांपल और बोलता हूं। मैं कहता हूं स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर रुपीज 80,000। स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर रुपीज 80,000। अब जो फर्नीचर है बेटा वो आपका एसेट है, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। अब दूसरी तरफ बेटा, अब दूसरी तरफ मसला ये है कि मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि वो कैश पे खरीदा गया, या मैंने कहा स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर, मैंने ये तो नहीं बताया कि परचेज फर्नीचर विद कैश। अब मैंने कहा स्टार्ट किया, तो इसका मतलब स्टार्ट में जो फर्नीचर दिया वो किसने दिया, वो ऑनर ने दिया आपको। तो ऑनर का जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो जब बिजनेस में बेटा फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर में तो इजाफा हुआ, हमने डेबिट कर दिया। तो वो जो फर्नीचर है वो किसका है, वो ऑनर का ही है ना। ऑनर इक्विटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना, जब जिस तरह हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तो क्या करेंगे, आपकी एंट्री पास होगी फर्नीचर टू कैपिटल। अब कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ देखें आपके सामने रूल्स में। सर बहुत कंफ्यूजन है ये, तो उधर आगे जाके जब वो कर रहे थे तो दोनों चीजों के एक ही जगह पे पास करनी, फिर नहीं, कंफ्यूजन किस चीज की बेटा, दोबारा बोले। सर जैसे ये कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, जैसे अभी ड्राइंग का कहा आपने, तो फिर सर यहाँ पे तो कंफ्यूजन आ जाती है। बेटा कंफ्यूजन क्यों आएगी, सिंपल, जब आप पैसे दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी आप जरा आप एक बिजनेसमैन है, जरा अब इस एग्जांपल को गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास पैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो पैसों में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, सिर्फ ये बताएं। पैसे इजाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और जब इजाफा हो रहा होता है, पैसे क्या है, अब आपका एसेट है, इजाफा हो रहा है ना, पैसे आपका एसेट है, तो आप क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे। देखिए यहाँ कैश को डेबिट नहीं किया हुआ। यस सर, किया ना कैश को डेबिट। अच्छा चलें ठीक है। अब आपने कुछ पैसे पे कर दिए, किसी बंदे को निकाल के अपनी पॉकेट से दे दिया, पैसे जा रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पैसों में कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है, कमी हो रही। तो नीचे वाली अकाउंट जो है वो यही है बेटा कि जब बिजनेस की जेब से पैसा जा रहा है, बिजनेस की जेब से पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसको क्रेडिट ही करेगा कैश को कि मेरी जेब से पैसे निकल गए। यस सर, समझ आ रहा है। फर्क सिर्फ क्या है, अब फर्क सिर्फ समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो पैसा आपने कोई रेंट पे करने के लिए दिया है तो यहाँ ऊपर लिख दें रेंट। अगर वो पैसा आपने किसी सैलरी की मद में दिया है तो ऊपर लिख दें सैलरी। लेकिन ये पैसा किसने निकलवाया, ये पैसा निकलवाया ऑनर ने। तो जब पैसा ऑनर निकलवाएगा तो उसका यहाँ पे कोई नाम तो लिखना है ना, उसके लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स का। जब भी ड्राइंग्स का वर्ड आएगा इसका मतलब है हुआ बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है, लेकिन वो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है जो बिजनेस में मालिक ने किया है। तो ये सिर्फ मालिक को शो करने के लिए यहाँ पे ड्राइंग लिखी है, वरना आप यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिख दें, सैलरीज एक्सपेंस लिख दें, पीछे में ट्रांजैक्शन आपको करवा के नहीं आई है, देखें
अच्छा चलिए मैं वापस आता हूँ पीछे तरफ गौर कीजिएगा। ये जो भाई हमने कंपाउंड एंट्री की थी यहाँ पे क्या लिखा था, ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, पेड ₹500 सैलरीज एंड ₹300 रेंट। तो आपने क्या किया, सैलरीज को भी डेबिट किया, रेंट को भी डेबिट किया, कैश जा रहा है, कैश को आपने क्रेडिट कर दिया। वहां भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कैश को क्रेडिट। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ सैलरीज और रेंट लिखा है, वहां पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, ड्राइंग्स का। वो ड्राइंग्स का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो पैसा मालिक ने बिजनेस से निकाला है। सर अगर छोटी छोटी माइनर चीजें काफी हो और उसको मेंशन करने की बजाय हम ड्राइंग्स लिखते हैं, ये भी ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ ऐसे कर लें, ड्राइंग्स लिख दें बेटा। बस फर्क सिर्फ ये कि पर्सनल यूज का अगर वर्ड आ गया तो वो ड्राइंग्स है, अदरवाइज आप उस अकाउंट का नाम लिख दें जो लिखा हुआ है। कंफ्यूज ना हो बेटा, ड्राइंग को आप एक्सपेंस अकाउंट समझे, दैट्स इट। बस ड्राइंग्स आपका एक्सपेंस अकाउंट है, बस इतना ध्यान में रखें कि वो आपका एक्सपेंस है, उसको आपने एक्सपेंस की तरह डील करना। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। ओके चलें, अब आते हैं बेटा आगे ट्रांजैक्शन जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये कैसे पास करनी है, कितनी अमाउंट लिखें, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कैसे लिखनी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। बेटा आपके नेट का इशू है, बाकी लोगों को भी कट के आ रही है? नो सर। नो सर। बेटा अगर बाकी लोगों को कट के नहीं आ रही तो फिर आपके यस सर कट के ही आ रही है। आपके फिर बेटा नेट का मसला है, आपके नेट का मसला। मैंने तो बेटा अभी कल 5000 रुपया नेट पे लगाया, तो इसी वजह से कि आवाज मेरी कट के ना जाए। सर हम भी 300 पे करते हैं, बहुत महंगे। बेटा आप मैं भी वो सेम वाला यूज कर रहा था, उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कल स्पेशल जो है वो लाइन वो लगवाई है, लैन लगवाई है क्लासेस के लिए। तो मैंने कहा बच्चों को आवाज कट के ना जाए मेरी, अगर फिर भी कट के आ रही है तो फिर आपके नेट का मसला बेटा। सर आपकी तो सैलरी आई होगी ना? सैलरी बेटा 13 तारीख को कौन सी सैलरी आती है मुझे पहले ये बताओ, फिर कहते हैं कि आप सर एक डायलॉग बोलते तकरीबन फिटे मुंह वाला। तो आप सही बोला था सर आपने, सही बोला ना, मतलब 13 तारीख को कौन सी सैलरी आती है पहले मुझे ये बताओ। इसी का मतलब सर 5 को आ गई होगी, होगी ना इस महीने की। बेटा थोड़ा सा जो बाकी फिटे मुंह बजा था वो आपके लिए, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा कहा था। हाँ अच्छा 5 को मैंने कनेक्शन 13 तारीख को लगवाना था, तो मैं 5 को ना लगवा लेता। हाँ जी, और कोई मेरे लाइक बेटा, और कोई मेरे लाइक? थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक स्टूडेंट राजी हो गए, परमिशन जा रहा है हिंडर होने की, उसको परमिट करें सर। हाँ जी अब आवाज क्लियर आ रही है, वो जिनको कट के आ रही थी? सर यस सर। ये वाली आवाज बड़ी क्लियर की जुगतों वाली, आपको वैसे बड़ी कट के आ रही थी हैं। डिस्काउंट के ऊपर आते हैं बेटा। तो सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर हम डिस्कस करते हैं कि डिस्काउंट हमने कैसे करना है। जी डिस्काउंट क्या होता है बेटा, पहले ये बताएं व्हाट इज डिस्काउंट। अक्सर हम कहते हैं ना ये बाय 1 गेट 1 फ्री, इतने % डिस्काउंट मिलेगा, 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 30% मिलेगा। ये होता क्या है डिस्काउंट, पहले ये बताएं। व्हाट इज डिस्काउंट? जी एनी वन ऑफ यू बेटा, व्हाट इज डिस्काउंट? फीमेल्स को ज्यादा पता होगा, वो कपड़े वगैरह लेने जाती हैं। सर जो रायत की है दुकानदार ने या बिजनेस ओनर ने। चलें, जो रायत आपको मिलती है प्राइस के अंदर उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। चलिए मान लिया बेटा 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। अब जरा गौर से सुनिएगा इन दोनों का डिफरेंस, देन फिर इसकी ट्रांजैक्शन जो आएंगी, आपकी असाइनमेंट के अंदर भी ये ट्रांजैक्शन आई थी तो आप वहां पे कंफ्यूज हो रहे थे, ये कंफ्यूजन मैंने भी आपकी दूर करनी है। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, क्या फर्क होता है दोनों में, कौन बताएगा? जी अक्सा बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है? नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। फिजा बेटा आप बताएं। सर क्या पूछा आपने? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है बेटा? दोनों डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट किस चीज पे मिलता है और कैश डिस्काउंट किस चीज पे मिलता है? सो तो नहीं ना रही थी? नहीं सर अभी वो लाइट गई थी तो इसलिए नेट से। अच्छा।
जी कौन बताएगा? चलिए इट्स ओके, कोई भी, एनी वन ऑफ यू बेटा। सर जो हम तजारत करते हैं बाहर से, हमें उसमें मतलब चीजें हम 1000 ले रहे तो 1010 मिल जाती है, तो वो 10 जो होती हैं वो हमें ज्यादा डिस्काउंट के तौर पर मिल रही होती हैं। ओके। और इसी तरह अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो 100 की है तो 90 में मिल रही है, तो उसमें भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो इनमें से ट्रेड कौन सा और कैश कौन सा है? सर जो वो तजारत के जरिए हम बाहर से लेके आ रहे हैं उसमें जो हमें ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं वो ट्रेड के हवाले से, और कैश जो हम दुकान से खरीद रहे हैं। अच्छा चले मैं थोड़ा सा बेटा पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर इसकी ट्रांजैक्शन पास करना सीखेंगे। यस सर। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो ऑन द स्पॉट जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। चाहे वो बाई वन गेट वन फ्री हो, चाहे वो 50% डिस्काउंट हो, चाहे वो 70% डिस्काउंट हो, बेटा उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। आप कहते हैं ये 50 रुपए वाली चीज आपको 25 रुपए की मिल रही है, आपने 25 रुपए पे किए, तो बाकी जो 25 रुपए आपको छोड़ेंगे वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ध्यान में रखिएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं बाई वन गेट वन फ्री, वो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट है, जो भी उन्होंने एग्जांपल दी। फर्क बेटा क्या है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में? फर्क क्या है? कैश डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है जो आपको अर्ली पेमेंट्स या अर्ली रिसीविंग के ऊपर दिया जाता है। अर्ली पेमेंट्स या अर्ली रिसीविंग, यानी आपने कोई चीज क्रेडिट पे खरीदी है, सुन लें, आपने कोई चीज क्रेडिट पे खरीदी, आपने कहा यार ये 10,000 की मैंने चीजें खरीदी, मैंने कहा जी कि मैं आपको ये पेमेंट करूंगा 30 दिन के बाद। अच्छा, अब 30 दिन के बाद मैंने उसको पैसे देने हैं, उस बंदे ने मुझे कहा कि यार ऐसा करो कि अगर आप मुझे 30 दिन की बजाय 10 दिन में पैसे दे दो तो मैं आपको 2% पैसे छोड़ दूंगा। अब वो जो आपको 2% पैसे छोड़ रहा है अर्ली पेमेंट्स के ऊपर, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। दोबारा सुने बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है, दोबारा सुने, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिला, जो आपने पे किया, आपने ले लिया, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको 1000 रुपए वाली चीज 900 की मिल रही है, आपने 900 पे किया, वो जो 100 रुपए आपने बचा लिया वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट आपको मिलता है क्रेडिट परचेजेस या क्रेडिट सेल्स के ऊपर। आपने कोई चीज उधार पे खरीदी है या उधार पे बेची है, उसके ऊपर जो आपको पैसे मिलने हैं या आपने पैसे पे करने हैं, अगर आप वक्त से पहले पे करेंगे तो उसके ऊपर जो पैसे छोड़े जाएंगे, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड द बेटा लॉजिक समझ आ गई? यस सर। अब कैश डिस्काउंट को जरा अच्छी तरह समझिए। अब ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2, 10 and 30, अब देखिए टाइप्स ऑफ टर्म्स, ये मेरा कर्सर मूव कर रहा नजर आ रहा होगा आपको। कैश डिस्काउंट में इस तरह की टर्म्स लिखी जाती हैं 2, 10 and 30। इसका मतलब पता है क्या है? इसका बेटा मतलब ये है, सुनिएगा जरा, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम आपके पास 30 दिन का है पैसे देने का, एंड 30 का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज। मैक्सिमम टाइम आपके पास 30 दिन है पेमेंट करने का, लेकिन अगर आप मुझे 10 दिन में पैसे दे देंगे, ये जो 10 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप मुझे 10 दिन में पैसे दे देंगे तो मैं आपको टोटल पैसों का 2% छोड़ दूंगा। यानी अगर आप मुझे 30 दिन बाद पैसे देंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन अगर वही पैसे आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट। नीचे आ जाए, मैक्सिमम टाइम इज 30 डेज। अगर आप मुझे पैसे 15 दिन में वापस कर देंगे तो आई विल गिव यू 1% डिस्काउंट। अगर तो वो कर देगा तो 1% के पैसे माइनस कर देंगे, अगर वो नहीं करेगा तो हम पूरी पेमेंट लिखेंगे वहां पे। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको ट्रांजैक्शन से पता चलेगा कि आपने चीज बेची कब थी और उसने पेमेंट कब की। तो अगर उसने 30 दिन के बाद पेमेंट की है तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन अगर उसने 30 दिन से पहले पेमेंट कर दी है तो फिर आप उसको 1% डिस्काउंट देंगे। सर एक सवाल है। क्वेश्चन ही जो था असाइनमेंट में भी था एक क्वेश्चन ऐसे वाला। जी बिल्कुल, मैं वो करवाऊंगा, मैं बेटा वो करवाऊंगा। मैं अभी आपको ट्रांजैक्शन सॉल्व करके दूंगा, अभी आप सिर्फ लॉजिक अंडरस्टैंड करें दोनों की। मैं जी एक सवाल पूछूं? जी पूछें। सर ये 70% और 90% ऑफ जो लिखा होता है मॉल्स के बाहर, इसका सर क्या मतलब होता है? दैट इज आल्सो ट्रेड डिस्काउंट। बेटा जो चीज आपने फौरी तौर पे पे कर दी ना, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन सर ये कैसे डिस्काउंट कैसे होता है? 70% या 90% कैसे, मतलब वो इतना छोड़ देते हैं या नहीं? वो बेटा वो छोड़े, वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो छोड़े। वो पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है बेटा हर चीज 2 नंबर चल रही होती। 5000 वाली चीज वो अगर आपको 3000 की दे रहे हैं तो एक्चुअली में होती वो 2000 की है, वो पहले प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब आपने जब वहां से चीज उठाई, अब वहां से आपने जब चीज उठाई तो उसके ऊपर टैग लगा था 6000 का, सुन लें, उसके ऊपर टैग लगा था 6000 का। जब आप उसको काउंटर के ऊपर लेके गए, उसने कहा यार इसके ऊपर 50% डिस्काउंट है, आप मुझे 3000 पे कर दें। तो वो जो 3000 आपको प्राइस में से बच गया वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है।
हालांकि लगता है ऐसे कि हमारा कैश बचा तो ये हमारा कैश डिस्काउंट होगा, बट लेकिन बिजनेस के अंदर हम उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को हम किसी जगह पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रेड डिस्काउंट को हम ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी जगह पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सुने एग्जांपल, मैं कहता हूं जी परचेज शूज ऑफ रुपीज 10,000 एंड रिसीव डिस्काउंट 50%। परचेज शूज ऑफ रुपीज 10,000 एंड डिस्काउंट 50% ऑन 50% डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका मतलब 10,000 वाले शूज आपने कितने के खरीदे? 5,000 के। आपने एंट्री क्या पास करनी है? शूज टू कैश। तो वहां 10,000 नहीं लिखना, वहां पे आपने 50% माइनस करके जो एक्चुअल में आपने अमाउंट पे की है वो आपने लिखनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर शो ही नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता। जितनी ट्रांजैक्शन ट्रेड डिस्काउंट की होगी वहां पे किसी भी जगह पे ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड लिखा नहीं आएगा। सिर्फ आपने अमाउंट को माइनस करके उतनी अमाउंट कम लिख देनी है वहां पे। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक्चुअल वही कॉस्ट पे करें जो आपने आपकी पॉकेट से गई है, चाहे वो मार्केट में प्राइस उसकी ज्यादा हो चाहे मार्केट में प्राइस उसकी कम हो। आपने वही कॉस्ट लिखनी है जर्नल के अंदर जो आपने पे की है। ट्रेड डिस्काउंट ये चीज होती है। कैश डिस्काउंट को लिखना पड़ता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि पीछे आप ट्रांजैक्शन पास करके आए हैं 10,000 की, लेकिन जब आपने पैसे रिसीव किए तो आपने रिसीव किए 9,000 डिस्काउंट के बाद। अब वो जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है वो आपका जर्नल पूरा नहीं कर पाएगा, आपके खाते में पैसे पूरे नहीं होंगे, तो वो 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट के तौर पे कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो ज़हन में रखिएगा बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जर्नल के अंदर हम सिर्फ कैश डिस्काउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, वो मैं आपको रूल्स के मुताबिक सिखाऊंगा। आप बेटा पूछें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम है तो। सर रीजन रिपीट कर देंगे क्यों हम इसको कैश को रिकॉर्ड करते हैं? जी बेटा, उसकी रीजन ये है कि कैश डिस्काउंट में देखें, जब आपने पहले फॉर एग्जांपल, अब सुनिएगा, मैं कहता हूं जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने कुछ चीजें क्रेडिट पे खरीदी 10,000 की, ठीक है, आप पीछे ट्रांजैक्शन पास करके आए हैं, गुड्स टू अकाउंट्स पेएबल 10,000 लिख के आए हैं। 4-5 ट्रांजैक्शन के बाद आपने कहा कि मुझे 100 रुपए का उसमें डिस्काउंट मिल गया और मैंने पेमेंट कर दी। अब वहां पे अगर आप 9,000 लिख देंगे, 10,000 की बजाय 9,000 लिख देंगे, पीछे कितना लिख के आए थे? 10,000, यहाँ डिस्काउंट का आपने लिख दिया 9,000, तो 1,000 रुपए का गैप आपके खाते में हमेशा रहेगा, क्योंकि आप पीछे ट्रांजैक्शन पास कर चुके हैं, उसमें आप 10,000 लिख के आए हैं, नीचे डिस्काउंट में आपने आके 9,000 लिख दिया, तो वहां भी 10,000 का बैलेंस इक्वल करे तो आपका दोनों तरफ बैलेंस इक्वल होगा। तो फिर वो 1,000 रुपया हमें किसके तौर पे शो करना पड़ेगा? वहां पे एक वर्ड लिखना पड़ेगा डिस्काउंट, वहां लिखेंगे 1,000 और बाकी जगहों पे लिखेंगे 9,000, और टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। जबकि ट्रेड डिस्काउंट की हमने कोई एंट्री पास नहीं की होती, हमने तो एंट्री उसी वक्त पास करनी है, तो हम पहले अमाउंट को माइनस करके लिखते हैं उतनी जितनी हमने पे की होती है, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता आपके लिए। यस ओके। कैसे, ये मैं आपको भी सिखाता हूँ, आप इसकी टेंशन ना लें, सिर्फ आप लॉजिक ध्यान में रखें कि जो ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट मिलेगा वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, और जो अर्ली पेमेंट्स और अर्ली रिसीविंग्स के ऊपर आप डिस्काउंट लेंगे वो आपका कैश डिस्काउंट होगा। अच्छा, अब कैश डिस्काउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं ध्यान में रखिएगा। अगर आपका मालिक, दोबारा सुन लें बेटा, ये जो नीचे 2-3 चीजें लिखी हुई है इसको हम एज अ कैश डिस्काउंट के तौर पे लेंगे। ओके, अगर कोई आपका मालिक जो है वो पैसे विड्रॉ कर ले, चलें खैर वो तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पे भी डील कर रहे हैं, पीछे पढ़ के हैं, चैरिटी के तौर पे ले लें, फ्री सैंपल के तौर पे ले लें, तो ये सारे के सारे बेटा हमारे लिए एक्सपेंस होंगे, इसको हम ट्रेड के तौर पे लेंगे। कैश डिस्काउंट को सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये वो डिस्काउंट है जो आपने अर्ली पेमेंट्स या अर्ली रिसीविंग के ऊपर मिलना है, दैट इज कैश डिस्काउंट। इसके अलावा आपका ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ आपने पेमेंट की, तो जिस वक्त आप कुछ चीज खरीद रहे हो तो उस वक्त आपको मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जो नीचे पर्सनल यूज के लिए ये एक्सपेंसेस वाले अकाउंट है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम थोड़ा सा डिस्काउंट को डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स टेकन अवे बाय पर्सनल यूज, ये जो गुड्स पर्सनल इस्तेमाल के लिए आप निकलवा लेते हैं, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर कोई चैरिटी के तौर पे बेटा आप चीजें दे देते हैं तो वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो आपने इसको एक्सपेंस के तौर पे ही डील करना है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये भी 2 चीजें हैं। ये भी अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बिजनेस चैरिटी रुपीज 500 एज अ गुड्स, गुड्स जो है वो आपने 500 रुपए की चैरिटी के तौर पे दे दी, तो चैरिटी के गुड्स हैं वो आपका डेबिट हो जाएगा और गुड्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा।
क्योंकि जो चैरिटी अकाउंट है वो आपका एक्सपेंस बन रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो चीज इंक्रीज होगी उसको डेबिट करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर ट्रांजैक्शंस के अंदर। अभी फिलहाल हम डिस्काउंट पर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले मैं डिस्काउंट के ऊपर फोकस करूंगा क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। तो यहाँ तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, जी आपकी हमारी जो रिकॉर्डिंग है बेटा वो खत्म होने वाली है, इसके बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं कल की जो क्लास है मैं दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, फिर हम कल वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मेरा क्वेश्चन अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। सर सर आपने कहा था ना कि अगर पैसे निकल लेंगे हमारी जेब से तो फिर हम इसको डेबिट में करेंगे, अगर पैसे आ रहे हैं फिर क्रेडिट में करेंगे। ये पैसे जब बेटा आ रहे होते हैं तो डेबिट होते हैं, आने का मतलब होता है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, जब चैरिटी को हम डेबिट में या लेंगे या क्रेडिट में लेंगे, चैरिटी या कोई लॉस्ट हो, चैरिटी या कोई लॉस्ट हो गया या बेटा वो डेबिट होगा।